मैं हूं प्राची पाराशर और मुकाबला में आज का मेरा सवाल है 121 मौतों का जिम्मेदार कौन है। हाथरस में जो हुआ वो रूह कपा देने वाला है। वहां से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो एक एक तस्वीर दर्दनाक मौतों की कहानी कह रही हैं। सोचिए वो मंजर कितना भयावह होगा जब सैकड़ों जिंदा सांसों को भीड़ और भगदड़ ने रौंद दिया होगा। सोचिए वहां मौजूद लोग जो चरण रज लेकर सौभाग्यशाली बनने की चाह में उमड़े थे, उन्हें खुद की जिंदगी गंवानी पड़ी सिर्फ इसलिए क्योंकि वहां हालात को काबू में करने वाला कोई नहीं था। तस्वीरों को आप खुद देखिए। अस्पताल के बिस्तर पर घायल पड़े लोग, भगदड़ वाली जगह पर लाखों लोगों की जमा भीड़, कोई अपनों को तलाशता रहा तो कोई अपनों की लाशों पर रोता रहा। शायद ही कोई इंसानी कलेजा हो जो इन तस्वीरों को देखकर नहीं कांपा होगा, लेकिन सियासत का इससे कोई वास्ता। सियासत हमेशा नफा नुकसान देखती है, आपदा में भी अवसर तराशती है। हाथरस की दर्दनाक घटना के बाद भी यही दिख रहा है। एक दूसरे को जिम्मेदार बताने का खेल जारी है। सरकार साजिश होने का अंदेशा जता रही है, लेकिन प्रशासन की चूक पर आवाज धीमी है। विपक्ष का हाल भी यही है। सरकार पर सीधा हमला है, लेकिन कथावाचक पर अघोषित चुप्पी है। ऐसे में जो सवाल सबसे बड़ा है, जिसका जवाब अभी भी नहीं मिला, वो ये है कि आखिर 121 मौत का मुजरिम कौन है? सरकार, सेवादार या कोई और है इसका जिम्मेदार? सवाल यह भी कि क्या हाथरस हादसा टल सकता था और क्या भगदड़ के पीछे वाकई कोई सोची समझी साजिश छिपी है? इसी पर करेंगे मुकाबला, लेकिन पहले सुनिए आज इस हादसे पर अखिलेश यादव और फिर योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा। सीएम के जाने से किसी की जान वापस नहीं आने वाली है। ये अगर उनके अंदर दुख था, सरकार के अंदर दुख था, तो पर्याप्त इंतजाम करने चाहिए थे प्रशासन के, और पर्याप्त इंतजाम करना चाहिए था अस्पतालों में, दवाई में। क्या पिछले वर्षों से इतने से सरकार चल रही है, बस यही इंतजाम किया है कि लोगों की जान चली जाए? और उत्तर प्रदेश में कोई पहली घटना नहीं है जहां इस तरह की लापरवाही देखने को मिल रही हो। इसलिए अपनी जिम्मेदारी किसी और के सर पर न मढ़े। सरकार की जिम्मेदारी थी, सरकार की वजह से जाने गई हैं। क्या बाबा की गिरफ्तारी की मांग करेंगे आप? मैं कहता हूँ किस बाबा की गिरफ्तारी कराएं, बताओ तुम? 2 बाबा हैं वहां। तो अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं, वो सवाल जो सरकार से पूछे जाना लाजमी है। प्रशासनिक चूक पर सवाल पूछे जाना लाजमी है, लेकिन जब कथावाचक पर सवाल पूछा जाता है तो गोलमोल रवैया सवालों के घेरे में लाकर अखिलेश यादव को भी खड़ा कर देता है। वहीं सवालों के घेरे में वो प्रशासन है, वो सरकार है जिसकी नाक के नीचे इतना बड़ा हादसा हो गया। हालांकि इस हादसे के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्टिव नजर आ रहे हैं। आज खुद वो हाथरस पहुंचे, जो पीड़ित हैं, जो घायल हैं, अस्पताल में जाकर उनका हालचाल मुख्यमंत्री की तरफ से जाना गया। पुलिस लाइन मुख्यमंत्री पहुंचे और पूरे हादसे की जानकारी मुख्यमंत्री ने ली है। यह सुनिश्चित किया जा रहा है जांच बिठाकर कि जो भी दोषी होगा इस बड़े हादसे में उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन फिर भी कथावाचक का नाम उस कार्रवाई से भी दूर दूर तक बेवस्ता नजर आता है। कोई उसका जो वास्ता है वो इस कार्रवाई से नजर नहीं आता है। सवाल यह है कि 121 जानों का आखिर गुनहगार कौन है? 121 जिंदगियां अगर तबाह हो गई तो इसके पीछे आखिर जिम्मेदार कौन है और ये जिम्मेदारी कब और कैसे तय होगी, ये खुद बता रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। देखिए, कुछ लोगों की एक प्रवृत्ति होती है कि इस प्रकार के दुखद और दर्दनाक घटनाओं में भी वे राजनीति ढूंढते हैं, और ऐसे लोगों की ये फितरत है कि चोरी भी और सीना चोरी भी। यह हर व्यक्ति जानता है कि सज्जन के फोटो किसके साथ में है, उनके राजनीतिक संबंध किन के साथ जुड़े हुए हैं। तो स्वाभाविक रूप से आप लोगों ने इस बात को देखा होगा कि पिछले दिनों रैलियों के दौरान इस प्रकार की भगदड़ कहां मचती थी और कौन इसके पीछे थे। और मुझे लगता है उसकी तह में जाना आवश्यक है। जो लोग निर्दोष लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं, और उनकी जवाबदेही भी इसके साथ तय होगी।
अब किसकी जवाबदेही है, कौन इसके पीछे गुनहगार है, आखिर फरार कथावाचक कहां हैं, ये वो तमाम सवाल हैं जो हाथरस की इस घटना के बाद खड़े हो रहे हैं। इसी पर करेंगे आज का मुकाबला। हमारे साथ हैं खास मेहमान राकेश त्रिपाठी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, रोहित अग्रवाल, प्रवक्ता आरएलडी, भानु प्रताप सिंह, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश, नाहिद लारी खान, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, और सतीश प्रकाश है हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं राकेश त्रिपाठी जी आप ही के साथ शुरुआत कर रही हूं। इतनी बड़ी घटना, इतना दर्दनाक हादसा, 121 लोगों की जिंदगियां खत्म हो गई और ना जाने कितने लोग हैं जो अभी घायल हैं, जिनका इलाज चल रहा है। ऐसे में आपको लगता है कि टोपी ट्रांसफर करने से, किसकी चोरी किसकी सीना जोरी ये कह देने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? बिल्कुल नहीं प्राची, मैं मानता हूं ये घटना जितनी दुर्भाग्यपूर्ण है, जितनी दुखद है, जितनी भयावह है, ये जिन पर बीती है वही इस बात को ठीक ढंग से महसूस कर सकते हैं। कितने घरों से उनकी माओं का, उनकी पत्नियों का किस प्रकार से एक बहुत बर्बर घटना हुई है। निश्चित तौर पर इसमें कोई दो राय नहीं है, आकस्मिक इस तरह की घटना का होना बहुत दुखदायी है, लेकिन इस पर जिस प्रकार की राजनीतिक बयानबाजी की जा रही है वो भी उतनी ही दुर्भाग्यपूर्ण है। यह समय ऐसा था जिस समय पर सबको मिलकर के इन पीड़ितों के आंसू पोंछने का समय था। जो घायल हैं उन घायलों को चिकित्सकीय सुविधाएं कैसे मिल सके, कैसे उनको सहयोग किया जा सके, इस बात का था। मुख्यमंत्री जी ने स्वयं उससे मैं तुरंत बात करके 3 मंत्रियों को रवाना किया। उत्तर प्रदेश के सारे आला अधिकारी, चीफ सेक्रेटरी से लेकर के डीजीपी तक को घटनास्थल पर तुरंत भेजा और मुख्यमंत्री स्वयं वहां पहुंच करके, ताकि किसी प्रकार की हीला हवाली और लापरवाही ना रहे। जो घटनाएं घट गई, क्या कारण रहे हैं, किसकी लापरवाही रही है, किसका दोष था, भीड़ किसने इकट्ठा करने दी, भीड़ इकट्ठा करने के बाद क्या क्या जो अपने सवाल पूछे, जितने सारे सवाल, इन सारे सवालों के जवाब निश्चित तौर पर आने चाहिए। और इन सवालों का जवाब तलाशने के लिए एसआईटी का एक गठन किया गया है। एडीजी जोन आगरा की अध्यक्षता में एक एसआईटी बनी है, जो आला अधिकारी है, जो बड़े अधिकारी है, उनकी अध्यक्षता में। और इस पूरे मामले में एक जुडिशियल इंक्वायरी भी हो रही है, एक न्यायिक जांच भी हो रही है, ताकि दूध का दूध पानी का पानी निकल करके सामने आए। लेकिन ऐसे अवसर पर विपक्ष को लगता है कि ये राजनीतिक अवसर मिल गया है। नहीं बताइए, अच्छा चलिए राकेश त्रिपाठी जी आप ही मुझे एक्सप्लेन करिए, क्योंकि जो विपक्ष ने पूछा है या जो विपक्ष कह रहा है या फिर जो अखिलेश यादव कह रहे हैं, उसमें राजनीति तो दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। जो लोग वहां की शिकायत कर रहे थे, जिन लोगों को हमने सुना, हमने अपने दर्शकों को सुनाया, वो भी तो यही कह रहे थे ना कि समय पर हमें इलाज नहीं मिल पाया। समय पर इलाज मिल जाता तो शायद हमारे जो अपने, जिन्होंने जान गंवा दी, वो जान ना गंवाते। मौके पर एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंच पा रही थी, अगर ऐसा होता तो शायद हमारे अपने बच जाते। इसमें क्या राजनीति आपको नजर आई? अखिलेश यादव ने क्या राजनीतिक मायने इससे साध लिए, बताइए। नहीं देखिए, अखिलेश यादव जी के बयान को सुन लीजिए। मुझे लगता है राजनीति सब अपने आप समझने वाले लोग, सारे लोग समझ जाएंगे कि वो किस तरह से दोषारोपण करने का काम सरकार पर कर रहे हैं। मैं फिर स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं, सरकार जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट रही है। सरकार निश्चित तौर पर इस बात की, हर बात को जवाबदेही लेगी कि किसने परमिशन दी थी, क्या परमिशन के बाद वायलेशंस का जो हुए, क्या उनका ध्यान नहीं रखा गया। जिनकी जवाबदेही थी निश्चित तौर पर उनकी जवाबदेही तय की। राकेश जी एक बात बताइए ना, सरकार में आप हैं, आपकी सरकार है, तो विपक्ष आप ही से तो सवाल पूछेगा ना, आप ही पर तो दोष मढ़ेगा। अब ऐसा तो नहीं कि विपक्ष अपने सर पर दोष मढ़ लेगा और कहेगा जो कुछ हुआ है हमारी वजह से हुआ है। राकेश त्रिपाठी जी से, उनकी सरकार से, प्रशासन से ही तो सवाल पूछे जाएंगे ना। नहीं, बिल्कुल सवाल पूछे जाएं, हमें सवाल पूछने से कोई आपत्ति नहीं है और हम जवाबदेही से पीछे हट भी नहीं रहे। बिल्कुल वो सवाल पूछें, लेकिन सवाल पूछने का तरीका क्या होगा? क्या सवाल पूछने के पीछे आपकी कोई घृणित राजनीति छुपी होगी? क्या सवाल पूछने के साथ आपको लगता है कि सरकार को अपदस्थ करने के लिए या सरकार के ऊपर ठीकरा फोड़ने के लिए सरकार को इस बात के लिए ब्लेम गेम करना शुरू कर दिया जाए? यह ठीक नहीं है। सबसे पहला प्रयास यह होना चाहिए था कि क्या हर पॉलिटिकल पार्टीज के वॉलंटियर्स वहां खड़े हैं? क्या अगर किसी प्रकार की वहां आवश्यकता है तो सहयोग देने के लिए राजनीतिक दल के लोग साथ में खड़े हैं? अगर इसका उत्तर तलाशेंगे तो पता चल जाएगा कि किन किन राजनीतिक दल के कार्यकर्ता वहां मदद के लिए पहुंचे हैं, किन राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता केवल सवाल पूछने का काम कर रहे हैं, और जो राजनीति करने का काम कर रहे हैं वो अपने गिरेबान में झांक करके देखें कि पूर्व में इस प्रकार की घटनाओं में उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है, उनकी शासन सत्ता रहते हुए किस प्रकार की भगदड़ की घटनाएं हुई हैं, और इस प्रकार के लोगों को ट्रैक रिकॉर्ड चेक करने के लिए मैं बैठी नहीं हूं। आज की घटना पर कई संवेदनशील सवाल हैं जो पूछने के लिए मैं बैठी हूं, और उनके वॉलंटियर से आप उम्मीद करिएगा। सरकार में तो आप है ना सर, विपक्ष के भरोसे थोड़ी ना आप सरकार चलाते हैं, आप तो अपने भरोसे सरकार चलाते हैं, अपनी जिम्मेदारी लेते हैं। आप तो सशक्त सरकार है ना उत्तर प्रदेश में, उसके बावजूद एक साजिश कामयाब हो जा रही है, अगर आपके लहजे में कहूं या आपके शब्दों में कहूं तो। नहीं, मैंने अभी कहा ना कि साजिश है या नहीं है, ये सारी बातें तो जांच के बाद तय होंगी ना।
जब जांच के लिए अगर कोई समय सीमा दी गई है तो थोड़ा सा रुक करके इंतजार करना चाहिए। मुझे लगता है सवाल पूछने के लिए यह समय थोड़ा जल्दबाजी का है, थोड़ा सा रुक करके इंतजार करिए। अगर सरकार इनएक्टिव होती, सरकार इस मसले पर कार्रवाई करते हुए न दिखाई पड़ रही होती तो निश्चित तौर पर यह सवाल तुरंत पूछे जाने चाहिए थे। लेकिन जब सरकार त्वरित गति से एक्टिव हुई है, सरकार ने तुरंत कार्रवाई करना प्रारंभ किया है। मैंने इनकार नहीं कहा त्रिपाठी जी, मैंने बिल्कुल नहीं कहा, लेकिन 121 लोगों की जान गई है और ऐसे में अगर आपको लगता है कि सरकार से सवाल पूछे जाना जल्दबाजी है तो हाँ, हम जल्दबाजी कर रहे हैं, क्योंकि सवाल पूछना लाजमी है कि इतनी बड़ी घटना हो कैसे गई, इतनी बड़ी संख्या में वहां भीड़ इकट्ठा हो रही थी, इस पर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई कि एक के बाद एक 121 लोगों की जान चली गई। खैर, आपने राजनीति की बात कही है तो नाहिद जी से सवाल कर लेती हूँ। नाहिद जी मेरे साथ हैं। नाहिद जी, जो सवाल अखिलेश यादव ने उठाए, आपने सरकारी अस्पतालों पर, आपने एम्बुलेंस पर, सरकार की नाकामी पर, प्रशासनिक लापरवाही पर सवाल पूछे, वो सब जायज थे, वो सवाल पूछे भी जाने चाहिए। लेकिन जब कथावाचक पर आपके नेता से सवाल पूछा गया तो गोलमोल क्यों घुमाने लगे? क्यों नहीं सीधा सीधा कह दिया गया कि हाँ, उसकी गिरफ्तारी भी होनी चाहिए? प्राची जी, देखिए, जो घटना हुई है हाथरस में, जहां 100 से अधिक लोगों की बेगुनाह लोगों की जाने गई हैं, इस दुख की घड़ी में समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन, हम सभी लोग मृतकों के परिजनों और घायलों के परिजनों के साथ खड़े हैं। देखिए, आप तो प्राची जी अच्छे से जानती हैं, आपके सारे सवाल इस वक्त, सारे क्वेश्चन जितने भी आपने किए बीजेपी के प्रवक्ता से, सारे जेन्युइन क्वेश्चन से, और ये सवाल सिर्फ आपके नहीं, जनमानस के भी यही सवाल। देखिए, आप तो जानती हैं अच्छे से कि जहां भी 25-50 हजार की जहां भीड़ होती है तो उस भीड़ की देखरेख की पूर्णतः जिम्मेदारी प्रशासन की होती है। प्रशासन का मतलब सरकार चाहे जिसकी भी हो, प्रशासन का मतलब सरकार। अभी हमने देखा 2024 का चुनाव हुआ, मोदी जी जब यूपी आते थे, भले उनकी भीड़ बहुत ज्यादा नहीं होती थी, 5000 लोग भी बमुश्किल तमाम इकट्ठा होते थे, लेकिन वहां भी सैकड़ों की तादाद पर सुरक्षा कर्मी उपस्थित रहते थे। लेकिन यहाँ देखिए, हाथरस में 2.5 लाख से अधिक जनमानस एक सत्संग के लिए आ गया। अब ये पैराशूट से तो आए नहीं होंगे, जाहिर सी बात है, विभिन्न रास्तों से, विभिन्न मार्गों से आए होंगे। तो क्या ये मान लिया जाए कि सरकार अंधी गूंगी बहरी है, इनको कुछ दिखाई नहीं देता, इनको कुछ सुनाई नहीं देता, इन्हें दिखाई नहीं दिया कि 2.5 लाख लोग, 80,000 की अनुमति है, 2.5 लाख से ज्यादा लोग आ गए, विभिन्न मार्गों से आ गए, दिखाई नहीं दिया, सुनाई नहीं दिया, ये मान लिया जाए कि सरकार अंधी गूंगी बहरी है? आप ये देखिए ना प्राची जी कि ये जो दुखद घटना हुई है, ये लगभग 2 बजे की घटना है, और मैं देख रही थी उस वक्त कि किस प्रकार से समाचार में मुसलसल दिखाया जा रहा था कि दुखद घटना हो गई। लेकिन आप ये देखिए कि 4 बजे भाजपा के नेता मोदी जी का लोकसभा में वक्तव्य था, वो किससे कहानी सुनाने में व्यस्त थे। आप ये समझिए, हम इंतजार करते रहे, जनमानस इंतजार करती रही कि दो शब्द संवेदना के प्रकट करेंगे, लेकिन जब समाजवादी पार्टी ने, हमने 6:16 पे ट्वीट करके कहा कि आप जो है किससे कहानी सुना रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी हाथरस में घटना हो गई जी, लेकिन ये क्रेडिट लेने का वक्त तो है नहीं, ये वक्त तो वो वक्त है जब हम जिम्मेदारी तय करें कि किसका कहां पर फेलियर हुआ है। और मेरा सवाल बड़ा सिंपल सा था नाहिद जी, 1 मिनट, आज मैं और आप बिल्कुल सेम पेज पर हैं। जो सवाल आपके जहन में है, जो रोष आपके जहन में है, जो नाराजगी सरकार से आपके प्रति है, वो सब जायज है और मैं मान रही हूं। एक सवाल का जवाब राकेश त्रिपाठी जी से लेने की कोशिश कर रही हूं, लेकिन एक सवाल तो मेरे जहन में भी आएगा ना। अखिलेश यादव को, आपको यूपी की इतनी चिंता है, यहां के लोगों की इतनी चिंता है, तो बताइए ना, वो कथावाचक गिरफ्तार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्यों उस पर गोलमोल घुमा गए? मैं आपको वो भी बात का जवाब दूंगी, 1 सेकंड आप मेरी बात सुने, मैं इंपॉर्टेंट बात कह रही हूँ। जब तब जाकर कहीं मोदी जी ने 6:22 में 2 शब्द संवेदना के व्यक्त किए और बस फिर तुरंत वही किस्से कहानी। 49 साल पुराने इमरजेंसी पर 2 मिनट का मौन रख सकते थे, लेकिन इतना बड़ा हादसा हो गया जहां 100 से अधिक लोगों को ये जाने चली गई, 2 मिनट मौन नहीं रखा, हाउस एडजर्न नहीं किया। वो किस्से कहानी जो कल मोदी जी ने सुनाए वो आज भी सुना सकते थे, लेकिन नहीं, किससे कहानी सुनाना ज्यादा जरूरी था। और योगी जी इधर उधर की बात ना करें, उनको तो तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। किस तरह से बेगुनाहों की मौत हो गई, और ना डॉक्टर, ना घायलों के इलाज के लिए ना डॉक्टर उपस्थित, ना नाहिद जी, यानी सब इस्तीफा दे दें, राज्यसभा लोकसभा की कार्रवाई एडजर्न हो जाए, मौन रखवाया जाए, सब कुछ हो जाए, प्रशासन पर कार्रवाई हो जाए, लेकिन कथावाचक पर आप 2 शब्द ना बोल पाए? नहीं, शब्द बोलने की बात नहीं। क्या आप ये बता रही हैं कि बीजेपी कह रही है कि बाबा, जितने भी बाबा हैं उनको कोई सुनने ना जाए? क्या बीजेपी ये कह रही है कि बाबा लोगों को के सत्संग पे कोई ना जाए?
या बीजेपी ये कहना चाह रही है कि बाबाओं के ऊपर अरे नाहिद लारी खान जी, मेरा सवाल बड़ा स्पष्ट था। मैं बाबाओं के ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रही हूँ, मैं उस कथावाचक पर प्रश्न चिन्ह लगा रही हूँ जिसने प्रशासन को लिखकर दिया था कि 84,000 लोगों की भीड़ आएगी, लेकिन उसके यहाँ पर 2-2.5 लाख लोग आ गए। तो क्या ये जिम्मेदारी कथावाचक की नहीं थी? मैं सिर्फ इतना पूछ रही हूँ, कथावाचक की गिरफ्तारी होनी चाहिए कि नहीं? देखिए प्राची जी, जिम्मेदारी पूर्णतः सरकार की है, ये सरकार की जिम्मेदारी थी। इससे सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती कि इनको गिरफ्तार कर लेते हैं, उनको गिरफ्तार करते हैं। पूर्णतः सरकार की विफलता कमाल करती है नाहिद लारी खान जी। अरे मैं तो कह रही हूँ सरकार की जिम्मेदारी थी। मैडम चलिए, अच्छा चलिए, एक सेकंड नाहिद लारी खान जी, बड़ा सिंपल कर देती हूँ नाहिद जी, सिंपल कर देती हूँ इस पूरे सिनेरियो में जो मुझे समझ में आ रहा है। एक लाइन में बोलती हूँ, आप दोहरा दीजिएगा अगर आपको सही लगेगा। ये सरकार का फेल्योर है, ये प्रशासन का फेल्योर है, ये व्यवस्थाओं का कोलैप्स हो जाना है, और ये फेल्योर है उस कथावाचक का जो अपने समर्थकों को बुलाकर अपने सेवादारों के जरिए धक्का मुक्की करवाता है। जहां सरकार या प्रशासन के लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, तो क्या गिरफ्तार नहीं होना चाहिए कथावाचक? बताइए जरा। प्राची जी देखिए, मैं तो ये सबसे पहली बात तो मैं कह रही हूं कि मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। और दूसरी बात आप ये समझिए, अहम बात, महिलाओं की जाने गई है। क्या मोदी जी ने इस पर इधर उधर की बात अभी ना करिए, कथावाचक पर बताइए। अरे जो जिम्मेदार है इन महिलाओं की जान जाने के पीछे, जिसके सेवादार ने बदसलूकी की है, उसका नाम, अरे मैडम उसका नाम लेने से आपत्ति क्या है? इसका जवाब राकेश त्रिपाठी जी दीजिए। हमसे ऐसे सवाल कर रही कि जैसे माननीय अखिलेश यादव जी प्रधानमंत्री हो। नहीं नाहिद लारी खान जी, आप लोगों को चिंता है उत्तर प्रदेश की, आप लोगों को चिंता है उत्तर प्रदेश के लोगों की, इसीलिए मैडम मैंने आपसे सवाल किया। कथावाचक का नाम आप नहीं लेना चाहती, जिसको भारतीय जनता पार्टी बता रही है कि उसके पीछे की वजह एक फोटो है, तो मैं इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती हूँ। रोहित अग्रवाल जी, रुक जाइए नाहिद जी, एक सेकंड रुक जाइए नाहिद जी, 1 मिनट। अरे मैं तो कह रही हूँ इनका फेल्योर है, मैंने तो एक बार नहीं कहा कि इनका फेल्योर नहीं है, मैं तो कह रही हूँ। रोहित अग्रवाल जी, ऐसा क्या है कथावाचक में कि उसका नाम एफआईआर में दर्ज नहीं होता है? उसका नाम एफआईआर में दर्ज नहीं होता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस से उसका नाम गायब हो जाता है, विपक्ष उसका नाम नहीं लेता है। अरे जिम्मेदारी तो तय करेगा ना, प्रशासन भी तय करेगा, सरकार भी तय करेगी ना कि उस कथावाचक के यहाँ इतनी भीड़ आ कैसे गई, वो है कहाँ, ये तो बताएगी ना सरकार। देखिए प्राची जी, सबसे पहले तो ये जो दुखद घटना हुई है, इसमें जितने भी पीड़ित हैं उनके परिवारों के प्रति हमें संवेदना व्यक्त करनी है। हमें कहीं ना कहीं जो भी ये कैजुअलिटी हुई है, इसके अंदर कितनी कम से कम नुकसान हो सके, इसके लिए हमें काम करना है, और इसके लिए सरकार संवेदनशील है और काम कर रही है। राष्ट्रीय लोकदल का प्रतिनिधिमंडल हमारे कैबिनेट मिनिस्टर अनिल कुमार जी के नेतृत्व में तुरंत घटनास्थल पे पहुंचा, हमने निरीक्षण किया और मुख्यमंत्री जी को हमने रिपोर्ट भी सौंपी है कि घटनास्थल की क्या स्थिति है। देखिए, समाजवादी पार्टी का चरित्र अब देश के सामने है। ये अपराधियों का समर्थन उनका धर्म देख के, उनकी जातियां देख के करते हैं। इनका चरित्र पूरी तरीके से सामने है कि आज जो इतनी संवेदन, अरे चुप हो जाइए नाहिद लारी खान जी, चुप हो जाइए कृपया करके, कम से कम सुन लीजिए। आपकी बारी में मैं नहीं बोला, कम से कम सुन लीजिए। कम से कम धर्म और जाति के नाम पे, तो कम से कम समर्थन मत करिए अपराधियों का। कम से कम धर्म और जाति के नाम पे अपराधियों का समर्थन मत करिए। दुखद है, संवेदनहीन है। आप एक महिला भी हैं, कम से कम जो महिला और बच्ची की मृत्यु हुई है उनके प्रति संवेदना रखिए नाहिद लारी खान जी। अच्छा रुकिए नाहिद जी, जब आपके बीच में कोई नहीं बोल रहा था, तो ये उम्मीद आपसे भी की जाएगी कि आप किसी के बीच में ना बोले। आप ये मानती हैं कि ये संवेदनशील मुद्दा है, 121 लोगों की जान जाने का मुद्दा है और इस पर जवाब आना चाहिए, तो आपको खामोशी से एक बार सुनना होगा। जितने सवाल हैं आपके नाहिद जी, जितने सवाल हैं आपके, वो सारे सवालों का जवाब मिलेगा आपको, लेकिन थोड़ा सा शांति रखनी होगी। बोलिए रोहित जी। ये दोहरा चरित्र है, ये विपक्ष का दोहरा चरित्र है। कम करवाना चाहती है आपकी, प्लीज रुक जाइए। बोलिए रोहित जी। की आवाज कम करवाइए, अदरवाइज ऐसे कैसे डिबेट होगा? अगर ये बात ही नहीं रखने देंगे, इसी तरह चीखा चिल्ली करते तो थोड़ी ना काम चलेगा। बोलिए अरे सरकार ने थोड़ी ना स्टैम्पेड करवा दी है, अभी तो जांच होगी तो पता चलेगा कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का हाथ है कि नहीं स्टैम्पेड में। तब नाहिद लारी खान यहाँ से गायब हो जाएगी डिबेट से। जब जांच होगी तब इसलिए सामने आएगी ना भाई, जांच होगी इसलिए बौखलाहट है ना आपके अंदर।
आज जांच को नहीं, इसीलिए बौखलाहट है ना। अच्छा, आवाज कम करिए पहले। नहीं नाहिद तारिक खान जी, प्लीज ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत करिए। इस डिबेट की मर्यादा को बरकरार रखिए नाहिद जी, आपसे मैं उम्मीद कर सकती हूँ। रोहित जी एक मिनट। नाहिद जी मेरे मेहमान हैं वो, और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल प्लीज मत करिए। आपसे सर्टिफिकेट लेने के लिए नहीं बैठे हैं वो। अरे मैडम, अगर वो समाजवादी पार्टी का नाम ले रहे हैं तो आप भी भारतीय जनता पार्टी का नाम ले रही हैं, लेकिन आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगी जो मर्यादाओं से इतर है, जो मेरे डिबेट के स्तर को गिराएगा। आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आवाज कम करवाइए नाहिद जी की। बोलिए, एक बात बताइए ना। नहीं रोहित जी, आपने कहा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का हाथ है या नहीं, कैसे तय कर लेते हैं आप? जहां फेल्योर होता है वहां साजिश अपने आप, कैसे उसका एंगल फिट कर लेते हैं आप लोग? प्राची जी, कोई भी अगर एक्सीडेंट हुआ है तो उसके अंदर सबसे पहला काम होता है बचाव कार्य, और समाजवादी पार्टी कह रही है मुख्यमंत्री इस्तीफा देते हैं। अरे भाई, हम भगौड़े थोड़ी ना हैं कि अगर कहीं पे कोई घटना हुई है तो हम भाग जाएं, अपनी जिम्मेदारियों से भाग जाएं। हमारी जिम्मेदारियां हैं कि अगर कहीं भी कोई घटना हुई है तो उसके अंदर कम से कम कैजुअलिटी हो, उसके अंदर कम से कम नुकसान हो, और उसको कैसे भरपाई किया जाए, ये सरकार की जिम्मेदारी है, और सरकार अपनी पूरी जिम्मेदारी निभा रही है। यहाँ पे आयोजकों की गलती है कि आयोजक अगर सही जानकारी नहीं देता है, उसने 80,000 की जानकारी देकर अगर वो 2.5 लाख लोगों को बुला लेता है, तो ऐसी स्थिति में जो भी प्रशासन अगर प्रबंध करता है कि 80,000 लोगों का वहां पे जलसा होने जा रहा है या सत्संग होने जा रहा है, तो वो उस हिसाब से प्रबंध होते हैं। और जब वहां 2.5 लाख लोग आ जाते हैं तो प्रबंध कहीं ना कहीं अस्वस्थ होने लगता है। और ऐसी स्थिति में जहां पे कोई धार्मिक कार्यक्रम हो रहा होता है, वहां पे प्रशासन बहुत सख्ती नहीं दिखा सकता है। अभी कल को कोई समाजवादी पार्टी कार्यक्रम कर रहा हो, वहां पे ज्यादा लोग आ जाएंगे और प्रशासन सख्ती दिखाएगा, तो यही नारी लेकिन प्रदेश को छोड़ा भी नहीं जा सकता ना। 121 लोगों को मरने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता, उनकी जिंदगी जाने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। आप सिर्फ इतना बता दीजिए सर। एक मिनट रोहित जी, मैं क्यों ना मानूं ये कि भाई आप लोगों का फेलियर है कि आप ये पता नहीं लगा पाए कि 84,000 लोगों की जगह 2.5 लाख लोग इकट्ठा हो रहे हैं। ये 84,000 से बढ़कर 1 लाख हो जाता तो मैं फिर भी आपसे सवाल ना करती। सोचिए 84,000 से बढ़कर 2.5 लाख संख्या पहुंच जाती और आपको कानो कान खबर नहीं होता, और आप कहते हैं हम सख्ती नहीं कर सकते। नहीं प्राची जी, यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो प्रशासन को जानकारी दी जाती है आयोजकों के द्वारा, उसी के हिसाब से प्रबंध किए जाते हैं। और किसी धार्मिक आयोजन के अंदर अगर ज्यादा लोग आना शुरू हो जाते हैं तो उनको रोका नहीं जा सकता है, उनके ऊपर सख्ती नहीं की जा सकती है। ये आयोजकों का फेलियर होता है, इसीलिए आयोजकों के ऊपर FIR दर्ज हुई है, क्योंकि उन्होंने गलत जानकारी दी प्रशासन को। किसी भी धार्मिक कार्यक्रम के अंदर जहां पे एक भीड़ इकट्ठा हो चुकी है और जिसकी उनके पास परमिशन भी है कि 80,000 लोग इकट्ठा हो सकते हैं, वहां ज्यादा लोग आ जाते हैं तो आप नहीं रोहित जी आयोजकों पर डालकर प्रशासनिक चूक को ढका नहीं जा सकता है। आयोजकों पर जितने गहरे प्रश्न और जितने गंभीर प्रश्न आप खड़े कर रहे हैं, उतने ही गंभीर प्रश्न प्रशासनिक फेल्योर पर भी खड़े होंगे सर। ये तो पूछा जाएगा ना कि कैसे हो गया ये सब कुछ, वो कथावाचक इतना बड़ा कैसे बन गया। और अभी भी आयोजकों की बात हो रही है, कथावाचक का नाम कोई नहीं ले रहा, वो FIR में क्यों नहीं है कोई नहीं बता रहा है। नहीं, मैंने तो पूरी तरीके से मैंने तो उनका नाम लिया, और प्लस FIR के अंदर जो आयोजकों में अज्ञात रूप से जो नाम लिखे गए हैं कि अज्ञात रूप से जिनके ऊपर FIR दर्ज हुई है, उसके अंदर कथावाचक आते हैं पूरी तरीके से। और ये तो कथावाचक का नाम सिर्फ विपक्ष नहीं लेना चाह रहा है, अखिलेश यादव नहीं लेना चाह रहा है, क्योंकि अखिलेश यादव के कहीं ना कहीं वो धार्मिक गुरु हैं, इसलिए वो उनका नाम नहीं लेना चाह रहे। पुराने वीडियो भी वायरल है सोशल मीडिया पे, पुराने वीडियो वायरल है जहाँ पे अखिलेश यादव जी उनके सम्मान में कसीदे। अच्छा चले ठीक है, आपने एक मजबूरी बताई, हालांकि वो मजबूरी सरकार अगर ऐसे वक्त में गिनाएगी तो आप प्रश्नों में आ जाएंगे रोहित जी। मैं भानु जी से इस बात का जवाब ले लेती हूँ। भानु प्रताप सिंह जी, आपको तो पुलिसिया व्यवस्थाओं का पूरा एक्सपीरियंस है, आप जरा बताइए जो मजबूरी सरकार की तरफ से बताई जा रही है, प्रशासन की तरफ से बताई जा रही है कि हम इनर सर्किल में नहीं जा सकते, हम आउटर सर्किल में रह सकते हैं, 84,000 की परमिशन ली गई, 2.5 लाख कैसे आई, ये पूरी तरीके से आयोजकों की गलती थी कि हमें गलत इंफॉर्मेशन दी गई, इसमें क्या कोई प्रशासनिक चूक नजर नहीं आ रही? क्या होना चाहिए था और क्या नहीं हो पाया? देखिए, इसमें प्रशासन की भी चूक है, आयोजकों की भी चूक है, ये संयुक्त रूप से दोनों लोगों की चूक है। कोई भी चाहे कि एक के दूसरे के ऊपर दोषारोपण करके अपने को बचा ले, ये बिल्कुल उचित नहीं है। एक ऐसा प्रदेश जो पूरे विश्व में रिकॉर्ड कायम करता है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा जनसमूह महाकुंभ में उसको मैनेज कर लेता है, वो अगर इस प्रकार की समूह को नहीं मैनेज कर पाता है तो निश्चित रूप से प्रशासनिक चूक है। इसके SOPs हैं, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्कुलर्स, पुलिस के सर्कुलर्स हैं। आप जब कोई भी आयोजन होता है तो उसकी रिस्क एनालिसिस करते हैं, जब आता है तो फिर आप उसका कैपेसिटी प्लानिंग करते हैं,
आप उनके साथ करते हो। इस प्रकार के आयोजनों में जहां जनसमूह एकत्रित होता है, मुख्यतः 3 तरीके के हादसे हो सकते हैं। या तो स्ट्रक्चरल कोलैप्स होता है, ये टेंट वगैरह गिर जाए, या इलेक्ट्रिकल या फायर का होता है, या स्टैम्पीड होता है। ये हमेशा से होता रहा है, कोई पहली बार नहीं है। यहाँ जितने राजनीतिक स्पोक्स पर्सन बैठे हैं, सबकी सरकारों में ये हुआ है। ऐसा नहीं है कि किसी एक की सरकार में हुआ हो। लेकिन अगर प्रशासन इसको नहीं सीख लेता है, इसमें मैं ये मानता हूं प्रशासन की प्रिपेयर्डनेस, तैयारी में पूरी तरीके से लापरवाही रही है, जिसके लिए प्रशासन जिम्मेदार है। आयोजक ने सूचना जो दी और जिस प्रकार से उन्होंने मैनेज किया, वो भी जिम्मेदार है। तो जब आपने मुझसे प्रश्न पूछा कि क्या आयोजक जिम्मेदार है या प्रशासन, नहीं, दोनों ही जिम्मेदार है और दोनों का ही उत्तरदायित्व तो इसमें निर्धारित होना ही चाहिए। ठीक है, बहुत बड़ी घटना है। मैं सतीश प्रकाश जी आपके पास आऊंगी। बस एक छोटा सा रिएक्शन इस पर राकेश त्रिपाठी जी का लेना चाह रही हूँ। वो सरकार में है, उनको ये बताना पड़ेगा ये चूक कैसे हो गई। राकेश त्रिपाठी जी, अभी तक तो पूरा का पूरा जो घटनाक्रम है वो आयोजकों, सेवादारों के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आ रहा है। ये प्रशासनिक चूक हुई है, इस पर ये धीमी सी आवाज क्यों समझ में आती है? क्यों नहीं ये खुलकर कहा जा रहा है कि भाई अधिकारियों को भी चिन्हित किया जाएगा, उन पर भी कार्रवाई की जा सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं बचाने की कोशिश हो रही है। मैं स्पष्ट तौर पर आपके सामने कह रहा हूं, निश्चित तौर पर जिन प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही रही है, जिनको इस घटना का आकलन करना चाहिए था, जिन पर इस बात की जवाबदेही थी कि इस प्रकार की घटना ना होने पाए, जो जिन एसओपीज का जिक्र भानु प्रताप जी कह रहे हैं, मैं अक्षरशः उनकी बातों के साथ सहमत हूं। निश्चित तौर पर कुछ लापरवाहियां, चूक, गलतियां हुई हैं। उन गलतियों को हम बिल्कुल इग्नोर करने का काम नहीं कर रहे हैं और आपको इन पर कठोर कार्रवाई होते हुए भी दिखाई पड़ेगी। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि यह प्रश्न अभी जल्दबाजी का है, अभी यह समय बचाव का है, अभी यह समय लोगों को व्यवस्थित करने का है, पीड़ितों के आंसू पोंछने का है। और यह 24 घंटे का समय केवल बीता है। इस 24 घंटे में ही प्रशासन की जवाबदेही सिद्ध साबित करके और उनको तुरंत उन पर कार्रवाई कर दी जाए या आयोजकों को तुरंत फांसी पर चढ़ा दिया जाए, मुझे लगता है ये बहुत जल्दबाजी का है। खिलाफ आयोजकों की भी कार्रवाई होगी और खिलाफ प्रशासनिक अधिकारियों की भी कार्रवाई होगी। जल्दबाजी आयोजकों और प्रशासन पर सवाल खड़े कर देना है राकेश त्रिपाठी जी, तो जल्दबाजी पर यह भी है कि आप जो विपक्ष पर पूरा का पूरा ठीकरा फोड़ने की कोशिश करते हैं, चोरी और सीना जोरी वाली लाइन जब आप इस्तेमाल करते हैं, तो फिर जल्दबाजी आप भी कर रहे हैं। ये किस बात की जल्दबाजी है कि विपक्ष को घसीटा जा रहा है इस पूरे मसले पर? नहीं, हम बिल्कुल नहीं करना। हम बिल्कुल, प्राची जी, बिल्कुल विपक्ष को का नाम भी नहीं लेना चाहते थे। लेकिन विपक्ष ने जिस प्रकार के निचले स्तर पर जाकर के बयानबाजी करना प्रारंभ किया, और विपक्ष को लग रहा है, आप नाहिद लारी खान के बयान सुनिए ना, उनको लगता है कि ये जो मृत्यु की संख्या है ना, ये शायद इनके विधायकों की संख्या हो सकती है। इसके आधार पर वो तख्ता पलट सकते हैं, कैसे मुख्यमंत्री का इस्तीफा हो जाए, कैसे सरकार चली जाए और कैसे अराजकता की स्थिति आ जाए, कैसे समाज को भड़काया जा सके। लोगों को भड़काने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार पर इस तरह के सवाल खड़े करके कि सरकार फेल हो गई है, यह साबित करना, ये इस समय, ये मौजूदा समय में करना ठीक नहीं है। यह समय इसका नहीं था और इसलिए हम इससे आग्रह कर रहे हैं कि इस मसले पर राकेश त्रिपाठी जी, सिनेरियो को उल्टा कर देती हूँ। मान लीजिए कि हादसा किसी इंडिया गठबंधन शासित राज्य में होता, तो क्या आप ऐसे ही बैठकर मुझे बता रहे होते कि सबको सब साथ मिलकर करना चाहिए? तब उस वक्त आप सरकार पर सवाल खड़े नहीं कर रहे होते? नहीं पूछते आप सरकार से कि किसका फेलियर हो गया, या आपने पूछा नहीं है कभी? ऐसे उदाहरण दे रहा हूं मैं नहीं, बिल्कुल प्राची जी, मैं उदाहरण दे रहा हूं 2 जून 2016 का। नाहिद लारी खान जी को याद होगा ठीक ढंग से, राजनीति में यह भी सक्रिय थी, जब राम वृक्ष यादव जो समाजवादी पार्टी के साथ संबद्ध था और मथुरा के भीतर जवाहर बाग ने कैसे कब्जा किया था, उसको भी ऐसे गुरुजी कहा करते थे। और गुरुजी के कारण कैसे 29 निरपराध लोगों की तब भी जान गई थी, पुलिस के साथ गोलीबारी हुई थी जिसमें एसपी मारा गया था। तब सरकार का फेल्योर होता है। ऐसी घटनाएं जहां पर सरकार को पूर्वानुमान हो, सरकार पहले से ही इस बात के लिए संरक्षण देती रही हो, और तब घटनाएं जब घटती हैं तो निश्चित तौर पर सवाल उठता है। मैं इस बात को जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं 2016 के बाद 2024 में आ गए हम। राकेश त्रिपाठी जी, आप तो सबसे सशक्त सिस्टम की बात करते हैं ना, और ऐसे में जब कोलैप्स होता है आपका सिस्टम, तो सवाल पूछे जाते हैं। सतीश जी इंतजार कर रहे हैं बहुत देर से। सतीश जी, ये किसकी जिम्मेदारी है? ये एक दूसरे पर कीचड़ उछाल लेने से क्या जिम्मेदारी तय हो जाएगी? क्या ये पता चल जाएगा कि इसका असली गुनहगार कौन है जिसने 121 लोगों की जान ले ली? नहीं, देखिए, असली गुनाहगार को सजा मिलेगी या नहीं मिलेगी, आम जनमानस के बीच में 24 घंटे बीतने के बावजूद भी एक सवाल है। देखिए, उत्तर प्रदेश में बाबा की सरकार है और बाबा ही सुरक्षित हैं। बाकी तमाम जो जनमानस है वो अपने आप को असुरक्षित माहौल। उत्तर प्रदेश में एक धार्मिक विचारधारा की एक, कहीं ना कहीं उनको मानने वाले लोगों की एक सरकार है।
इस रूप में कहीं ना कहीं बाबाओं का जो आतंक है वो दिखाई देगा। मैं राकेश त्रिपाठी जी एक बात बताऊंगा आपको कि किसी भी कार्यक्रम को, चाहे वो धार्मिक कार्यक्रम हो, चाहे वो सामाजिक कार्यक्रम हो, चाहे वो राजनीतिक कार्यक्रम हो, जो प्रशासनिक व्यवस्था है वहां परमिशन दी जाती है, और परमिशन अगर संख्या दी जाती है तो उस परमिशन को कैंसिल भी किया जाता है। ये कह देना कि वहां 80,000 की परमिशन थी, वहां 2 लाख लोग, प्रशासनिक व्यवस्था क्या कर रही थी? अगर प्रशासनिक व्यवस्था ये चाह रही थी तो उसको बाकायदा निरस्त भी किया जा सकता है। दूसरी बात, अगर किसी कार्यक्रम को कोई भी आयोजक करता है, 5,000 की भीड़ से ज्यादा कहीं ना कहीं अग्निशमन की भी परमिशन होती है, और बाकायदा आप पूरे के पूरे पिक्चर में ये बता दीजिए कि जहां 2.25 लाख लोग खड़े हों वहां एक भी कोई अग्निशमन की कोई एक भी गाड़ी हो, एक भी कोई एम्बुलेंस खड़ी हो, एक भी कोई प्रशासनिक व्यवस्था का आदमी हो, कितने वहां पुलिस के लोग थे? निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपकी ये जिम्मेदारी है, सरकार की ये जिम्मेदारी है। लोगों ने जान गंवाई है, लोगों को इंसाफ इसलिए नहीं मिलेगा कि मरने वाला कहीं ना कहीं गरीब है, मरने वाला कहीं ना कहीं सामाजिक रूप से भी कमजोर है। ऐसे लोग हैं जो गांव देहात के लोग हैं जिनकी आवाज कभी बन नहीं पाएगी। अगर मरने वाला कुछ इतर होता तो निश्चित रूप से कार्रवाई होती, और बाबा के ऊपर कार्रवाई क्यों ना हो भाई? बाबा के ऊपर कार्रवाई इसलिए नहीं हो सकती ना कि ये जो बाबा हैं ये सिर्फ जनता को तो फर्जी आशीर्वाद देते हैं और सरकारों को कहीं ना कहीं ये वोट देते हैं। ये झूठे कहीं ना कहीं वोट बैंक के एटीएम बने बैठे हैं, सरकारों को इनसे वोट मिलता है। और आज योगी जी ने क्या कहा है आपको मालूम है कि एफआईआर में नाम इसलिए नहीं है कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने पहले स्टेटमेंट में ये कहा कि ये दुर्घटना तब घटी जब कथावाचक अपनी कथा खत्म कर चुके थे। कहीं ना कहीं आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी कथावाचक को बाहर करना चाहते हैं। उन्होंने कहीं ना कहीं अपने पूरे के पूरे स्टेटमेंट में ये कहा कि ये गलती कहीं ना कहीं सेवादार की है। ये गलती सेवादार की नहीं है, ये आयोजक की गलती है, ये कहीं ना कहीं प्रशासनिक व्यवस्था की गलती है। और भारत का दुर्भाग्य ये है कि कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं रोज घटती हैं, चाहे वो धार्मिक समूह हो, चाहे वो राजनीतिक समूह हो। मेरा मानना यह है कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, आज उत्तर प्रदेश में वही है। अगर बाबा का नाम एफआईआर में नहीं है तो इसकी जवाबदेही मरने वाले के परिवार को तय करेंगे, या जो मरने वाले लोग हैं जो इस दुनिया में नहीं है वो आकर के थाने में बयानबाजी करेंगे कि कृपया जो है बाबा का नाम शामिल कर लो। अरे बिल्कुल सतीश जी, और इस बात का जवाब राकेश त्रिपाठी जी दीजिए, एफआईआर में कथावाचक का नाम क्यों नहीं है? जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं उसमें कथावाचक का नाम क्यों गायब है? सब कुछ सेवादार और आयोजकों के इर्द गिर्द घुमाने की कोशिश क्यों की जा रही है? देखिए, एक बात स्पष्ट कर दूं, सतीश प्रकाश जी जो कह रहे हैं कि गरीबों की जान गई है इसलिए किसी की संवेदना नहीं है, ये बात पूरी तरह से तथ्यों से परे है। अगर सरकार संवेदनशील नहीं होती तो 3-3 मंत्री तुरंत भेजे न गए होते। अगर सरकार संवेदनशील न होती तो चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी तुरंत वहां भेजे न गए होते। सरकार संवेदनशील न होती तो मुख्यमंत्री वहां स्वयं जाकर के हर घायलों से उनके बेड पर जाकर के मुलाकात न कर रहे होते। सरकार की संवेदनशीलता और सरकार की त्वरित गति से कार्रवाई तो साफ साफ दिखाई पड़ रही है। हाँ, जो चूक हुई है उनको हमने स्वीकार किया है, जो चूक के लिए जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ जांच भी बिठाई है और इनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। आप जो सवाल पूछ रही हैं कि एफआईआर किनके खिलाफ हुई है, मुझे लगता है सतीश प्रकाश जी तो बहुत लर्नेड व्यक्ति हैं, जानकार व्यक्ति हैं, वो जानते हैं कि एफआईआर का मतलब प्रथम सूचना रिपोर्ट होती है, और प्रथम सूचना रिपोर्ट में जिनके नाम है उन्हीं के खिलाफ चार्जशीट जाएगी, या विवेचना में केवल उन्हीं को शामिल किया जाए, ऐसा होता नहीं है। विवेचना में नाम बढ़ाए भी जाते हैं, विवेचना में नाम घटाए भी जाते हैं। आप निश्चिंत रहिए, जिनकी जिनकी भूमिका निकल करके आएगी उन सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। नहीं तो एक कोई भी मुकदमा अगर ये कल को कोर्ट में जाकर के खड़ेंगे, अगर आपने अज्ञात में किसी व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है तो निश्चित रूप से साक्ष्यों के अभाव में ये बाबा जेल में नहीं जाएगा। आपका डीएम वहां पहुंचा, लेकिन आपके नहीं भाई, अरे ये बेवकूफी भरी बात मत रखिए। अरे मैं एडवोकेट हूं भाई, अज्ञात व्यक्ति मुख्यारोपी हो जाते हैं, ये बिल्कुल मत करिए। अज्ञात व्यक्ति मुख्यारोपी हो जाते हैं, विवेचना करना मत सिखाइए भाई। सतीश प्रकाश जी, आप विवेचना से परिचित नहीं होंगे। मैं अधिवक्ता के तौर पर इस बात को विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जो अज्ञात है उनमें कई बार मुख्यारोपी निकलते हैं। सतीश जी, आपके डाउट को अभी क्लियर कर देते हैं। राकेश त्रिपाठी जी, चलिए मान लिया मैंने आपकी एफआईआर वाली बात को भी चलिए जस्टिफाई आपने किया, मैंने वो भी मान लिया। आप मुझे बताइए, क्या आप यहां पर आकर मुझे बता सकते हैं या आप मेरी तरह सवाल खड़े कर सकते हैं कि वो कथावाचक भी सवालों के घेरे में है जिसने अनुयायियों को इकट्ठा किया, जिसकी चरण रज लेने के लिए लोग
दौड़ पड़े और एक के ऊपर गिर पड़े। प्राची जी एक सेकंड, सतीश जी बस एक मिनट बोलिए। प्राची आप सवाल उठा रही है, मैं आपके प्राची सतीश जी एक मिनट उठा रही है, मैं उस सवाल के साथ निश्चित तौर पर सहमत हूँ। सतीश जी एक मिनट जिस प्रकार का पूरा ये आयोजन है, इस आयोजन को लेकर के आपने जो सवाल उठाए हैं, निश्चित तौर पर इन सवालों के साथ मैं खड़ा हूं और इन सवालों के उत्तर जरूर तलाशे जाने चाहिए कि किस प्रकार के इस प्रकार के आयोजन में गैर जिम्मेदाराना रवैया, सेवादारों की प्रकार से नियुक्ति और जिस तरह से आज 100 से ज्यादा लोगों की जान गई है, ये जिम्मेदारी से परे कोई नहीं हो सकता है। मत हटिए जिम्मेदारी से, लेकिन जब आप ये मान रहे हैं, मैं ये मान रही हूं, तो क्या वहां मौजूद पुलिस और आपके अधिकारियों को नहीं समझ में आया कि अधिकारी जो कथावाचक है उसका नाम भी एफआईआर में होना चाहिए? कुछ और आपको ढूंढने की जरूरत पड़ गई, वो फरार है, इससे बड़ा ग्राउंड आपको क्या चाहिए? आप ढूंढ नहीं पा रहे हैं उसे, लेकिन एफआईआर में नाम नहीं है। नहीं, मुझे लगता है कि इस बात के लिए आप आश्वस्त रहिए, अगर पुलिस की जांच में कुछ जो नाम निकल करके सामने आते हैं उनको गिरफ्तार करने के लिए, चाहे वो पाताल तक छिपे हो, उत्तर प्रदेश की पुलिस ढूंढ पाने में सक्षम है। कोई भी व्यक्ति जो दोषी है वो बचेगा नहीं, मैं इस बात को आश्वस्त कर सकता हूं। अब सरकार तो काम करने की भी बात कर रही है, एक्शन लेने की भी बात कर रही है सरकार तो, और 3 मंत्रियों को कल भेजा गया, आज मुख्यमंत्री पहुंच गए, घायलों से मिले, मुआवजे का ऐलान कर दिया, एसआईटी गठित कर दी गई है, जांच हो रही है। इससे इतर अब विपक्ष के क्या सवाल है? देखिए, जो कथावाचक हैं उनको तो पुलिस एस्कॉर्ट दे रखी है, उनका काफिला जब चलता है तो पुलिस एस्कॉर्ट में चलता है, तो पुलिस एस्कॉर्ट किसने दी है? प्रदेश सरकार ने दी है। जाहिर सी बात है, संरक्षण प्रदेश सरकार का उन पर, तो इसलिए क्यों एफआईआर करेंगे उन पर? एक मेरी बात, अभी बात देखिए, पूर्व डीजीपी साहब ने स्पष्ट कह दिया है, नहीं ये गलत है, ये झूठ है, ये जो है प्रशासनिक में झूठ नहीं है। कोई पुलिस एस्कॉर्ट नहीं है, आप झूठ फैल फैलाइए। क्या करके अखिलेश यादव जी मत्था टेकने का काम करते थे? अखिलेश यादव जी ब्रह्मांड में सदा सदा ही जय जयकार हो, ये नारे लगाते रहे, ये झूठ मत फैलाइए टीवी पर बैठ करके। अखिलेश यादव जी ब्रह्मांड में उनकी सदा सदा ही जय जयकार होते रहे। सैकड़ों वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं, सैकड़ों वीडियो सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं। अखिलेश यादव कैसे सदा ही ब्रह्मांड में जय जयकार कर रहे थे। घटिया बातें मत करिए, सबको मालूम है बीजेपी का फुल फॉर्म है बड़ी जहरीली पार्टी बीजेपी। नहीं, घटिया बातें नहीं, आप तब से झूठ मत रखिए, आकर के झूठ मत फैलाइए कि सरकार की सुरक्षा में, सरकार की योजना से। सच बात तो यह है कि समाजवादी पार्टी में इस बात कहना नहीं चाहता था, लेकिन समाजवादी पार्टी के द्वारा लगातार पुष्पित पल्लवित किया गया ऐसे बाबाओं को। आपने स्कॉट दे रखा है, जहर उगलते हैं मुंह से, इसलिए तो बीजेपी का नाम राम वृक्ष यादव के मामले में भी ऐसे ही आप पीछा छुड़ा रहे थे। राम वृक्ष यादव को भी जवाहर बाग ऐसे ही कब्जा करा रखा था। हाईकोर्ट के आदेश के बाद आप राम वृक्ष यादव से जवाहर बाग खाली नहीं करा पाए और 29 लोगों को जान देनी पड़ी। राकेश त्रिपाठी जी, राकेश त्रिपाठी जी, नाही जी, नाही जी, नाही जी, नाही जी, नाही जी, मैडम मैं आप दोनों से उम्मीद कर रही हूँ, 121 लोगों की जान गई है तो हम शांति से बैठकर सुने और इसका समाधान निकालें, ये ज्यादा बेहतर रहेगा। एक सेकंड, नाहिद जी, जिस बात पर बीजेपी आप लोगों पर हमलावर है, या जो बात राकेश त्रिपाठी जी कह रहे हैं, वो विजुअल में चला रही हूँ, वो मैं दिखा भी रही हूँ, एक बार फिर से आपको दिखा दूंगी। ये वो ट्वीट है अखिलेश यादव जी का और ये उनके कार्यक्रम में शामिल होने की तस्वीरें हैं, इसे ही आधार बनाया जा रहा है और उस पर फिर अखिलेश यादव का बाबा की बात पर गोल गोल बोलना, यही सवाल है आप लोगों से बस। जी बोलिए बोलिए। माननीय अखिलेश यादव जी तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी अनेकों बार मिल चुके हैं, तो क्या उनके ऊपर भी हीनियस क्राइम में अनेकों मुकदमे दर्ज थे जो उन्होंने अपने आप स्वयं वापस लेने का काम किया, तो क्या उस पर भी आप कुछ बोलेंगे? वो तो सैकड़ों हजारों लोगों से मिलते रहते हैं। नहीं देखिए, योगी आदित्यनाथ जी की सदा ही जय जयकार के नारे नहीं लगाते हैं, मैंने कभी नहीं सुना, मैंने कभी नहीं सुना कि अखिलेश यादव जी कभी कह रहे हो कि योगी आदित्यनाथ जी की ब्रह्मांड में सदा ही जय जयकार हो, ऐसा नारा लगाते कभी नहीं देखा मैंने। इस्तीफा दे मुख्यमंत्री, क्यों निकल गए? इतने संवेदनशील है आप लोग, मुख्यमंत्री इतने संवेदनशील है, क्यों निकल गए? फौरन चाहते हैं प्रधानमंत्री जी, अगर चुनाव होता तो फौरन करीब पहुंच जाते हाथरस, लेकिन आपके नेता गए। रुकिए एक सेकंड, एक मिनट, नाहिद जी चलिए संवेदनशीलता तय कर लेती हूँ। मैडम मैं बार बार आपसे कह रही हूँ कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मेरे डिबेट में कम से कम मत करिएगा जो किसी के सम्मान को ठेस पहुंचा सकता है, तो प्लीज ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत करिएगा। अब आइए बात संवेदनशीलता पर। संवेदनशीलता नाहिद लारी जी, नाहिद लारी जी, देखिए मेरे पास दूसरा तरीका है आपसे बात करने का, आपकी आवाज को कम करा के फिर मैं प्रश्न पूछूंगी, वो तरीका आपको पसंद नहीं आता है।
आज सवालों में सरकार है, आपके पास मौका है इनसे सवाल करने का। आप ऐसे बेवजह बोलती रहेंगी, नए नए शब्दों का इजाद करती रहेंगी तो मैडम कुछ हासिल नहीं होगा। पहले मेरी बात सुनिए एक बार। ये तो संवेदनहीन है, आपने कहा कल मुख्यमंत्री नहीं गए, ये उनकी संवेदनहीनता है, और जो कदम उठने चाहिए थे वो नहीं उठे। आपके कितने नेता पहुंच गए मौके पर मिलने के लिए पीड़ितों से? कौन सा बड़ा नेता पहुंचा? आपके चैनल पर बैठकर बीजेपी के प्रवक्ता खुद कह रहे हैं कि क्यों इतनी जल्दीबाजी कर रहे हैं, क्यों इस पर डिबेट कर रहे हैं, या आपके चैनल पर उंगली उठा रहे हैं? कहने दीजिए, जल्दीबाजी नाहिद जी कहने दीजिए। उनके कहने से मेरे चैनल की लाइन नहीं बदलेगी और उनके कहने से मेरे सवाल नहीं बदलेंगे। आप मेरे सवाल से क्यों भाग रही हैं मैडम? रोटियां सीखने आए हैं। अरे सुनिए ना, मेरे नेता गए होते नाहिद तो आपका चैनल चला रहा होता। नाहिद जी करने आए हैं मैडम, बीजेपी पर थीसिस लिखने थोड़ी ना आई हैं आप, उन लोगों की चिंता करने आई है जिन लोगों की जान गई है। मुझे बताइए ना, मुख्यमंत्री की तस्वीर तो मैं दिखा रही हूँ, कल 3 मंत्री पहुंच गए, एसआईटी गठित हो गई, मुख्यमंत्री ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी। ये तो इनकी संवेदनहीनता है बीजेपी के, आपके लहजों में। अपनी संवेदनशीलता बताइए, कितने नेता आपके पीड़ितों से, घायलों से मिलने के लिए पहुंचे हैं? कौन सा बड़ा नेता पहुंचा है, बताइए। नहीं, देखिए हमारे जो नेता हैं वो मुसलसल वहां लोगों के जनमानस के बीच हैं। आप ये सवाल करिए ना, आप ये सवाल करिए कि उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पूर्णतः ध्वस्त हो चुकी है। ना डॉक्टर मौजूद घायलों को देखने के लिए, ना ऑक्सीजन मिल रहा है, ना दवाइयां मिल रही। ये मैं नहीं कह रही, तमाम ये सब राजनीति कमाल करती हैं नाहिद जी। पहले आप आरोप लगाती हैं बीजेपी पर, वही काम आप खुद करने लगती हैं। मेरे सवाल आप लिख कर दे दीजिए। अब जब से मेरा शो शुरू होगा पहले आपको इनवाइट करूंगी, आप मुझे सवाल लिख कर दीजिए, मैं स्क्रिप्ट पढ़ दिया करूंगी, आपके मुताबिक स्क्रिप्ट पढ़ दिया करूंगी मैडम। मैं आप जो तय करेंगी उसी लाइन पर मेरा डिबेट चलेगा। आप ये चाहती हैं? नहीं प्राची जी, आपको गजब है। आप ही नहीं, या आपकी गलती नहीं है, या आपकी गलती पर्सनल नहीं पढ़ना मैडम मुझे आपसे। नाहिद जी, मुझे पर्सनल पढ़ना नहीं है आपसे, क्योंकि आपकी आदत है, आपको डिरेल करना है मेरा डिबेट। रुक जाइए अब जरा रोहित जी। अरे आपसे सर्टिफिकेट की जरूरत तो है नहीं मुझे नाहिद जी, मैं अपना काम बड़े अच्छे से करती हूँ, बखूबी जानती हूँ किससे क्या सवाल करने, मुझे आता है। लेकिन शायद आप अपनी जिम्मेदारी भूल जाती हैं। रोहित अग्रवाल जी रुक जाइए, आवाज थोड़ी कम करिए। रोहित अग्रवाल जी, विपक्ष का आपसे सवाल पूछना राजनीति कैसे हो जाता है? देखिए प्राची जी, जब भी कोई घटना होती है, कोई भी एक्सीडेंट होता है, तो सबसे पहला काम होना चाहिए कि हम प्रशासन को क्या सपोर्ट दे सकते हैं, हम मैक्सिमम कैसे कैजुअलिटी कम कर सकते हैं, कैसे हम नुकसान उस घटना का कम कर सकते हैं, क्योंकि घटना तो घटित हो चुकी है। और उस घटना के अंदर हम क्या सुविधाएं हैं, क्या व्यवस्थाएं हैं जिसको हम मेंटेन कर सकते हैं, यही एक काम हो सकता है। हमारे देश की जनसंख्या किसी से छुपी हुई नहीं है, और हमारे देश की जनसंख्या ही एक समस्या भी है। और जैसा मैंने आपको बताया कि जो आयोजक होते हैं वो ना जाने क्यों, शायद वो जगह की वजह से या अरेंजमेंट उनको कम करने पड़े, इस वजह से वो नंबर छुपाते हैं। अगर वो अपने नंबर सही बता दें, क्यों अगर उन्होंने बताया होता कि 2.5 लाख लोग आ रहे हैं तो उस हिसाब से प्रशासन मुस्तैदी से तैयार रहता। परंतु जब वो नंबर्स कम बताते हैं, उन्होंने 84,000 की परमिशन ली, तो प्रशासन कहीं ना कहीं 84,000 को ये मान के चलता है कि चलो अगर 10% या 20% भी बढ़ते हैं तो उसके हिसाब से प्रशासन पूरी तरीके से तैयार था। परंतु जब वहां पे नंबर 3 गुना हो जाता है, 4 गुना हो जाता है, और कोई भी घटना हो जाती है, तो वहां पे हमारा ये जिम्मेदारी भी तो किसकी है? ये जिम्मेदारी भी तो आपकी है ना रोहित जी, ऐसे ही थोड़ी ना होता है। आपकी सरकार है अगर राज्य में, और 84,000 से 2.5 लाख लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, तो ये जिम्मेदारी तो आप लोगों की है कि आपको पता होना चाहिए कि वहां कितनी भीड़ इकट्ठा हो रही है, और हो गई है तो व्यवस्थाएं होनी चाहिए सर। ये लाचारी मजबूरी दिखाकर कुछ हासिल नहीं होगा। हर शहर में दिन में 5 से 10 आयोजन इस तरीके के होते हैं, और अगर आयोजन के ऊपर आप स्कैनर या सीबीआई नहीं लगा सकते हैं, आपको कहीं ना कहीं विश्वास करना पड़ता है। हम अपनी जनता के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे तो किस पे विश्वास करेंगे? कोई विपक्ष का आयोजन थोड़ी ना था जो हम अपनी जनता के ऊपर विश्वास करेंगे। फिर रोहित अग्रवाल जी, फिर तो मेरे सारे सवाल बेमानी हो जाते हैं। अगर आप लोग इतने मजबूर, इतने लाचार हैं कि आप हर सभा पर या आप हर ऐसी व्यवस्था पर स्कैनर नहीं लगा सकते हैं, तो फिर तो सवाल पूछना बेकार है आप लोगों से। ये जिम्मेदारी आपकी है सर। एक भी घटना ऐसी घटेगी तो पूछा जाएगा आपसे कि कैसे होगा ये नाकामी। प्राची जी, बिल्कुल हमारी जिम्मेदारी है, और उस जिम्मेदारी को निभा भी रहे हैं, और जिम्मेदारी के प्रति रोहित जी से सवाल है, पूछ लीजिएगा। जिम्मेदार है, इसके लिए जिम्मेदार है, उन सब कार्रवाई होगी। अच्छा चलिए, आयोजक सतीश जी आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं। नहीं सर, हम लाचारी, मजबूरी और क्या व्यवस्थाएं हैं, ये सब सुनने के लिए सरकार नहीं चुनते हैं, हम काम के लिए सरकार चुनते हैं। बोलिए सतीश जी।
आप उन दुर्घटनाओं को कैसे रोक सकते हैं? रोहित जी, शायद आपको मालूम होना चाहिए कि आजकल टेक्नोलॉजी का युग है। अगर कोई आयोजक व्यक्ति प्रशासन के पास अगर परमिशन के लिए जाता है तो बाकायदा उसको जियो लोकेशन टैग करके देना पड़ता है, और कोई भी प्रशासनिक व्यक्ति उस घटना स्थल से जाए बगैर कभी भी जियो को खोल करके बाकायदा वहां तय कर सकता है कि वहां पता लगा सकता है कि वहां कितनी भीड़ है। देखिए, मेरा मानना यह है कि कहीं ना कहीं प्रशासन फेल है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। भविष्य में ऐसी घटनाएं ना आयोजन को रोका नहीं जा सकता है। अगर वहां पे भीड़ ज्यादा आ जाती है तो उस आयोजन को रोका नहीं जा सकता है। उस आयोजन के बाद सारे लोग की जा सकती है कहीं ना कहीं, परंतु आप ये कहते हैं कि अगर कहीं पे 2.5 लाख लोग इकट्ठा है और वहां पे आयोजन को रोका जा सके तो ये संभव नहीं है। कोई भी व्यक्ति हो उसमें अपनी जान ना गंवाए। भारत में धार्मिक जगहों पे जाकर के बहुत सारी घटनाएं घटती है। मैं उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूं। मेरा कहना यह है कि आज सरकार ये मंथन करे कि कहीं भी व्यक्ति अगर इस तरह की बातें करता है उनके खिलाफ कार्रवाई हो, बाबा हो या बाबा ना हो। ये बाबा की सरकार अगर बाबा को बचाएगी तो सवाल तो उनके दायरे में आओगे ना। बिल्कुल, देखिए भविष्य के लिए सलाह आपको सतीश जी की तरफ से दी जा रही है रोहित जी, लेकिन ये कह देना कि सब कुछ आयोजकों पर निर्भर है, ये सर ये भी आपकी सरकार का फेल्योर ही दिखाएगा, ये प्रशासनिक फेल्योर ही दिखाएगा। अब इस बात का सटीक जवाब मुझे भानु जी दे पाएंगे। भानु जी, आप समझाइए, जब इस तरीके के आयोजन होते हैं बाकायदा प्रशासन से इसकी परमिशन ली जाती है और इस मसले में भी ली गई थी, 84,000 की संख्या बताई गई थी। क्या इतना लाचार या इतना मजबूर होता है हमारा सिस्टम कि 84,000 से संख्या कितनी बढ़ रही है ये जांचा परखा नहीं जा सकता, या वहां पर मौजूदगी नहीं हो सकती, या सेवादारों की परमिशन की जरूरत हमारे प्रशासन को पड़ती है? देखिए, यहां आपके प्रश्न के उत्तर से पहले 2 भ्रामक तथ्य यहां प्रस्तुत किए गए, तो उसको मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं जी। पहली चीज तो जो ये कही गई थी कि परमिशन दे करके कैंसिल भी कर दी जा सकती है, तो परमिशन कैंसिल तब की जाती है जब आयोजन ना हुआ हो। जब आयोजन हो रहा है और उस समय आप कह रहे हैं कि परमिशन कैंसिल कर दी जाए, वो उचित नहीं होता है। सतीश प्रकाश जी की ये बात भ्रामक है। दूसरा ये कि अज्ञात पे जो ये कहते हैं कि सर मैं आपको ऐसे तमाम कार्यक्रमों की परमिशन कैंसिल बता सकता हूं, ये भ्रमक नहीं है, ये सच्चाई है। मिस्टर प्रकाश, इट इज Mr. Prakash, it is a professional ethics not to disturb others when somebody is speaking. आप जब बोल रहे थे तो कोई नहीं डिस्टर्ब कर रहा था, आप बीच में बोलते हैं, तो ये थोड़ा सा दिखाता है कि कहीं ना कहीं आप इस चीज से कमतर हैं। ठीक है भानु जी, आप बात कंप्लीट करिए अपनी। अज्ञात के लिए जहां तक ये कह रहे हैं कि अज्ञात लोग जेल में नहीं जाते हैं, नहीं, ऐसी बात नहीं, अज्ञात लोग भी जेल में जाते हैं। प्रथम सूचना रिपोर्ट या FIR जो होती है, जिसने परमिशन ली है उसके अगेंस्ट ही की जाती है। इसमें मुख्य सेवादार ने परमिशन ली थी, उनके अगेंस्ट 105, 110, 126, 223, 238 भारतीय न्याय संहिता में ये सब FIR हुई है, उसमें अज्ञात हुआ है। निश्चित रूप से इसमें कल्पेबल होमिसाइड या जो परोक्ष रूप से जिम्मेदारी है उसमें बाबा की है। कोई नाम नहीं लेना चाहता है, मैं स्पष्ट रूप से नाम लेता हूं कि इसमें बाबा की जिम्मेदारी है, क्योंकि मुख्य सेवादार उन्हीं के कार्य के हैं। और अगर निष्पक्ष विवेचना की जाएगी, और जिसका मुझे आशा है और विश्वास है कि निष्पक्ष विवेचना की जाएगी, तो बाबा इसके घेरे में जरूर आएंगे और आना भी चाहिए, उनको कहीं नहीं बख्शना चाहिए। जहां तक आपने कहा कि प्रशासन की मजबूरी है कि वो भीड़ का आकलन नहीं कर सकती, नहीं, बिल्कुल कर सकती है। आपके पास LIU किस लिए है, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट किस लिए है, स्पेशल यूनिट किस लिए है। हम लोग भी जिले में रहे हैं, हम लोग भी रेंज जोन में रहे हैं। जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो जो प्रार्थना पत्र में दिया जाता है उस पर आंख मूंद के विश्वास नहीं करते हैं। हाँ। हमको कहीं कोई इनवाइट करता है कि आप इस आयोजन में आ जाइए, तो हम उसकी जांच पड़ताल कराते हैं कि क्या ये कोई विवादास्पद व्यक्ति तो नहीं है, विवादास्पद आदमी तो नहीं है। हम लोग पास पूरा एक सिस्टम होता है जिसमें कि जो भी प्रार्थना पत्र आता है उसकी वेटिंग की जाती है, सिक्योरिटी वेटिंग उसको कहते हैं, सुरक्षा ऑडिट किया जाता है, और उसको फिर हम लोग देखते हैं। बाबा का ये कोई पहला आयोजन नहीं था, आसपास के जिलों में न जाने कितने आयोजन हो चुके होंगे इनके।
तो आपको भीड़ का आकलन उससे भी लग जाना चाहिए था। तो ये मैं बार बार कह रहा हूं, पहले भी मैंने कहा था, प्रिपेयर्डनेस में, तैयारी में प्रशासन चूका है। चूका है, बुरी तरीके से चूका है। त्रिपाठी जी, सवाल इसलिए और भी गंभीर हैं क्योंकि इस कथावाचक का ये आयोजन पहला नहीं था जिसमें भीड़ ज्यादा आ गई। कोरोना के समय भी कंट्रोवर्सी में आए थे, 50 लोगों की इजाजत थी और कई हजारों में जो अनुयायी थे वो इकट्ठा हो गए थे, उस वक्त भी बवाल हुआ था। जब ऐसे कथावाचक कोई भी आयोजन कर रहे हैं तो उन पर आंख मूंद कर भरोसा कर लेना क्या फेलियर नहीं है सिस्टम का? देखिए, किसी कथा का होना, किसी सत्संग का होना, किसी समागम का होना, ये बिल्कुल अनैतिक नहीं है, वैधानिक गैर वैधानिक नहीं है। हाँ, लेकिन वहां पर भीड़ के नियंत्रण के लिए जो एसओपीज जिनकी बात भानु प्रताप जी कह रहे हैं, निश्चित तौर पर उसका पालन होना चाहिए था। प्रशासन से निश्चित तौर पर लापरवाही और चूक हुई है, मैंने इस बात को स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं है कि कुछ चूक, कुछ लापरवाहियां, कुछ कमजोरियां जरूर रही है और इन्हीं का आकलन करके कि किनकी ये जवाबदेही थी, निश्चित तौर पर उनके खिलाफ ठोस और कठोर कार्रवाई होते हुए आपको अगले कुछ घंटों में, अगले कुछ समय में दिखाई पड़ेगी। अब नाहिद लारी खान जी, सारी जिम्मेदारी तो ले ली सरकार ने, कथावाचक का नाम एफआईआर में क्यों है ये भी क्यों नहीं है ये भी बता दिया और कथावाचक पर भी कार्रवाई होगी ये भी सरकार आश्वस्त कर रही है। मैं आपसे बार बार यही पूछ रही हूँ कि विपक्ष होने के नाते अगला कदम आप सरकार से क्या चाह रहे हैं? हम तो देखिए अगला कदम हम सरकार से क्या चाह रहे हैं, ये देखिए इस तरह की लापरवाही, देखिए फिर बीच में बोल रहे, देखिए इस तरह की लापरवाही नहीं करनी चाहिए सरकार को जिससे बेगुनाह लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ जाए। ये कोई कम संख्या नहीं, 121 लोगों ने अपनी जान गंवाई है और किस वजह से गंवाई है, पूर्व डीजीपी साहब ने स्पष्ट कर दिया कि प्रशासनिक चूक से गंवाई है। प्रशासनिक चूक मतलब प्रशासन मतलब सरकार होता है, ये तो सब जानते हैं। तो स्पष्ट है कि सरकार की लापरवाही से जनमानस ने अपनी जान गंवाई है। और जो अभी आरएलडी के प्रवक्ता कह रहे थे कि कैसे हो सकता, 80,000 की भीड़ थी, इतने बढ़ गए तो कैसे हम रोक नहीं सकते? नहीं, आप रोक नहीं सकते किसी को आने से, लेकिन आपको जब मालूम है कि 80,000 से ज्यादा लोग आ रहे तो आप व्यवस्था बढ़ा सकते थे। 80,000 भी कोई कम आंकड़ा नहीं है, 80,000 भी बहुत बड़ा आंकड़ा है जिसके लिए सिर्फ आपने 40 पुलिस वालों की वहां पर व्यवस्था कर रखी थी। तब आप देखिए कि कितनी बड़ी प्रशासनिक चूक है और कितनी बड़ी सरकार का फेलियर है। मैं इस्तीफे की बात इसलिए कह रही हूँ प्राची जी, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री जी जब वो रेलवे मंत्री थे तब उन्होंने इस्तीफा दिया था रेल एक्सीडेंट के। आप फिर बीच में बोले, अब फिर बीच में बोले, देखिए अब मैं बात करने का अखिलेश यादव जी को उदाहरण देना चाहिए ना। देखिए ये गलत, सब एक साथ राकेश त्रिपाठी जी और रोहित जी, अखिलेश यादव ने इस्तीफा दिया था क्या? अरे आप सब एक साथ बोलेंगे तो नहीं काम चलेगा, सिर्फ नाहिद जी की आवाज आएगी फिर आप लोगों की नहीं आ पाएगी। बोलिए नाहिद जी को बता दीजिए कि वो समाजवादी पार्टी की रैली नहीं थी जहाँ पे 4,000 पुलिस वाले तैनात करने पड़े नियंत्रण करने के लिए 80,000 कार्यकर्ताओं को। रोहित जी एक मिनट रुक जाइए, पार्टी की रैली सत्संग था तो 40 लोग तैनात किए गए। आपकी आवाज मुझे डाउन करवानी पड़ेगी सर, मुझे नाहिद जी की बात सुनिए अभी। हाँ, ये देखिए गंभीर विषय है। जब रेल मंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी, रेल का एक्सीडेंट हुआ था तो उन्होंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया था और योगी जी को भी नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। और आप क्यों आरएलडी प्रवक्ता से पूछ रहे हैं? ये कोई सरकार में थोड़ी, ये तो गेस्ट है वहां पर, गेस्ट सरकार में, इनको क्या मालूम कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। और बीजेपी के प्रवक्ता, ये कोई सरकारी प्रवक्ता नहीं कि ये सरकार का बयान दे रहे हैं, ये एक पार्टी के प्रवक्ता है। जैसे मैं समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हूं, वैसे ये जो बीजेपी के प्रवक्ता है, एक पार्टी के प्रवक्ता है, सरकार के प्रवक्ता नहीं कि सरकार की तरफ से बोल रहे हैं। सरकार का जो बयान है, सरकार का जो इस मामले में जो सरकार कहना चाहती है, सरकारी प्रवक्ता आके बताते तो वो बेहतर होता, जिससे जनमानस समझती कि सरकार क्या कहना चाहती है। नाहिद लारी खान जी, आपके समय में होता होगा जब आप सरकार में थी कि आपकी सरकार की लाइन अलग थी, आपके प्रवक्ताओं की लाइन अलग थी। देखा था हमने, स्वामी प्रसाद मौर्य के केस में भी देखा था कि आप लोग आकर कुछ कहते थे और वो कुछ और कहते थे, पार्टी की लाइन कुछ और होती थी। एक सेकंड, समाजवादी पार्टी की सरकार की बात करना बेकार हो गया ना। हम 7 साल से सरकार में नहीं है, अब भी रोते रहना समाजवादी पार्टी को लेकर तो ये उचित नहीं है। आप ये देखिए ना, 70 साल से उत्तर प्रदेश में ऐसी जेल नहीं हुई जो नाहिद लारी जी, आपने लाल बहादुर शास्त्री जी का मुझे एक सेकंड, नाहिद जी देखिए आराम से दोनों बात कर रहे हैं, आपकी पूरी बात को मैंने सुना बिना किसी एग्रेशन के, हम दोनों एक दूसरे की बात सुन रहे हैं। आपने मुझे लाल बहादुर शास्त्री जी के इस्तीफे की बात याद दिलाई और इसी ग्राउंड पर आप चाहती हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस्तीफा दे दें। तो ये नैतिकता क्या अखिलेश यादव ने भी दिखाई थी जब यूपी में दंगे हुआ करते थे, मथुरा में घटना हुई थी, पुलिस वाले मारे गए थे,
रामवृक्ष यादव की बात कर रही हूँ। वो नैतिकता क्या तब याद नहीं आई? प्राची जी अब मैं जवाब जी देखिए, जो आप बार बार जो समाजवादी पार्टी की सरकार की बात कर रहे हैं, तो देखिए अभी रिसेंटली माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, स्थिति भयावह झकझोर देने वाली है। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा। ये जंगल राज का तमगा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने समाजवादी पार्टी की सरकार को नहीं दिया था, ये भाजपा सरकार को गलत दिया है, ये भी झूठ है। सरकार को दिया नहीं, ये भी झूठ है। ये भी नाहिद लारी खान टीवी पर आकर के झूठ मत बोला करें। ये नाहिद लारी खान को चुनौती देकर कह रहा हूं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहीं ये टिप्पणी दिखाएं। नाहिद लारी खान टीवी पर आकर कुछ भी आए बाएं साएं बक सकती है, जो मन में आएगा वो आकर के बोल देंगी। आपके भीतर संवेदना का तो बेहद अभाव है ही, ज्ञान का भी बेहद अभाव है। आपको जानकारी भी नहीं होती है, टीवी पर आकर कुछ भी अनाप शनाप बोलती है। कहां सुप्रीम कोर्ट ने किस आदेश के मामले में कहा है, किस मामले की सुनवाई करते हुए कहा है? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर के झूठ बोलेंगे आप? अरे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को गलत कोर्ट करने से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी होता है। नाहिद लारी खान मैं नहीं चाहता हूं कि इस टीवी डिबेट के कारण आप जेल की सलाखों के पीछे पहुंच जाएं, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि वही बोलिए जिसके तथ्यात्मक साक्ष्य। चले कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के चक्कर में नाहिद लारी खान जी जेल पहुंच सकती हैं, नहीं पहुंच सकती हैं, संभावना पर तो बाद में चर्चा कर लूंगी। पहले एक और संभावना है, उस पर जरा जवाब दीजिए राकेश त्रिपाठी जी। रुकिए ना नाहिद लारी खान जी, मैं तो नैतिकता पर सवाल पूछ रही थी। एक उदाहरण आपके नेता भी पेश करते तो ज्यादा अच्छा होता। मैं राकेश त्रिपाठी जी से और मजबूती से सवाल पूछती कि अखिलेश यादव ने करके दिखाया था, आपके नेता भी करके दिखाए। खैर छोड़ दीजिए, हम इतिहास की बात कर लेंगे, हम लाल बहादुर शास्त्री की नैतिकता की बात कर लेंगे। राकेश त्रिपाठी जी, कौन जेल जाएगा कौन जेल नहीं जाएगा ये सब कुछ तय हो रहा है। आपने सारी चूक मान ली, आप प्रशासनिक चूक मान रहे हैं, आपने एसआईटी गठित कर दी, मामले की जांच की जाएगी, मुख्यमंत्री पहुंच गए। लेकिन एक सवाल है जो परेशान कर रहा है, वो सवाल ये है कि कथावाचक की कोई खबर क्यों नहीं है? वो कहाँ है? कितने घंटे बीत गए इस घटना को, उसकी जानकारी क्यों नहीं मिल पा रही है सर? अरे उनको पुलिस एस्कॉर्ट में कहीं भेज दिया होगा इन लोग ने, उनको तो पुलिस एस्कॉर्ट दे रखा है। सवाल नहीं था नाहिद जी? नहीं बिल्कुल, आप अरे कोई एस्कॉर्ट नहीं मिला, फिर यही झूठ बोलते हैं। अब मैं कह रहा हूँ समाजवादी पार्टी के सैफई के कमरे में छुपे हुए हैं, सैफई में छुपे हुए हैं, ऐसे कहते हैं क्या? ऐसा चलेगा क्या? ऐसा नहीं चलता ना, ऐसे गैर जिम्मेदारानापन मत दिखाइए। आप नेशनल टीवी डिबेट पर बैठे हैं, आपको करोड़ों लोग सुन रहे हैं, थोड़ा जिम्मेदारानापन दिखाया करिए। मैं आश्वस्त कर रहा हूँ, मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ प्राची जी, आपके माध्यम से देश की जनता को आश्वस्त कर रहा हूँ। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आज जो भी इस मामले में दोषी निकल करके आएंगे, जांच में जिनके खिलाफ भी एविडेंसेस दिखाई पड़ेंगे, जिनकी भी भूमिका जांच में निकल करके आएगी, निश्चित तौर पर वो कहीं भी हो, उनको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा और कोई फरार होकर के कहीं पाताल में छुप नहीं पाएगा। ये उत्तर प्रदेश की सरकार है, ढूंढना जानती है, जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाना जानती है। चलिए ठीक है, अब कब कथावाचक गिरफ्तार होगा? आपसे फिर सवाल राकेश त्रिपाठी जी करूंगी। जल्द से जल्द गिरफ्तार हो ऐसी उम्मीद हमें है, क्योंकि अभी एफआईआर में तो नाम उसका नहीं है, जबकि मांग की जा रही है कि एफआईआर में कथावाचक का नाम हो। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।